Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गरिमा चौधरी, सोनाक्षी, संगीता गौड़ और शिवानी चौधरी। अच्छा बेटा, जो प्रैक्टिकल में डायग्राम थे वो बनाते हैं ना, और आगे के मैं भेज दूंगी आपको, है ना। ग्रुप पे मैंने भेज ही दिए थे सभी को, सेकेंड ईयर वालों को। आगे के मैं और भेज दूंगी आपको ग्रुप पे।
मोनिका चौधरी, सविता शर्मा, समीक्षा, शालू प्रजापत, अनीता चौधरी, खुशबू तिवारी भी आ गई, शिवानी चौधरी है। मैम सोनाक्षी भी है, सोनाक्षी भी है। सोनाक्षी भी लगा, है हाँ गरिमा चौधरी, मैम। हाँ बेटा सोनाक्षी की भी लगा दी बेटा, मैम मोनिका की भी लगा दो। लगा दी बेटा। मोनिका चौधरी, मनीषा बैरवा भी आई है, मनीषा बैरवा, मोनिका चौधरी लगा दी, सविता शर्मा की लगा दी, शालू प्रजापत, अनीता चौधरी, समीक्षा, शिवानी चौधरी, संगीता गौड़, गरिमा चौधरी, सोनाक्षी, खुशबू तिवारी, शिवानी और समीक्षा। 1 मिनट और देखते हैं फिर कर लेते हैं। हाँ बेटा, कल अपन ने देख रहे थे कि डॉर्मेंसी इन सीड्स मतलब बीज में प्रसुप्तता क्या होती है, मतलब डॉर्मेंसी किसे कहते हैं। तो अपन देखते हैं पादप के जीवन चक्र की कोई भी ऐसी अवस्था जिसमें सक्रिय वृद्धि अस्थायी तौर पर रुक गई है, प्रसुप्ति अथवा प्रसुप्त अवस्था डॉर्मेंसी कहलाती है। तो अब अपन बात करते हैं पहले मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, प्रसुप्ति नष्ट करने की क्या क्या विधियां हैं। तो पहला है बाय स्कैरिफिकेशन ऑफ सीड कोट, बीज चोल को क्षतिग्रस्त करके। तो अपन देखते हैं अनेक बीजों में उनकी संरचना इस प्रकार की होती है कि बीज आवरण अथवा बीज चोल सीड कोट बहुत मोटा अथवा स्थूलित कोशिकाओं से बना होता है अथवा क्यूटिन व मोम इत्यादि परतों के कारण बीज में जल व वायु का प्रवेश नहीं हो पाता है। मतलब जो बीज चोल है कई सीड्स में अत्यधिक बेटा मोटा होता है, थिक होता है, और बीज चोल में क्यूटिन का व मोम का डिपोजिशन पाया जाता है। इसलिए जब क्यूटिन व मोम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं तो बीज में जल व वायु का प्रवेश नहीं हो पाता है। तो जब बीज में जल व वायु का प्रवेश नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में बीज चोल को आंशिक रूप से इस प्रकार क्षतिग्रस्त किया जाता है कि जल व वायु बीज के भीतर प्रवेश कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप सीड जर्मिनेशन बीज अंकुरन हो पाता है। अब भौतिक तरीकों से मतलब फिजिकल और मैकेनिकल मेथड से क्षतिग्रस्त करना यांत्रिक क्षतिकरण कहलाता है। मतलब भौतिक तरीकों से बीज चोल को क्षतिग्रस्त करना यांत्रिक क्षतिकरण मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन कहलाता है। जैसे बीजों को रेत के साथ रगड़ना, चाकू अथवा चिमटी से बीज चोल को छीलना व रगड़ना, कभी कभी बीजों को तनु अम्ल अथवा कार्बनिक विलायकों तथा अल्कोहल व एसीटोन से उपचारित करके बीज चोल को नरम कर दिया जाता है। मतलब सीड किससे कवर रहता है? बीज चोल से। तो कभी कभी बीजों को एसिड्स में, डाइल्यूट एसिड्स में व अल्कोहल से भी उपचारित किया जाता है, एसीटोन से भी बीज को उपचारित किया जाता है, जिससे जब एसीटोन व अल्कोहल से बीज को उपचारित किया जाता है तो बीज चोल सीड कोट नरम हो जाता है और यह प्रक्रिया रासायनिक क्षतिकरण कहलाती है, केमिकल स्कैरिफिकेशन कहलाती है।
कभी कभी बीजों को पानी में भी उबाला जाता है, कभी कभी बीजों को पानी में भी उबाला जाता है। तो अपन देखते हैं प्राकृतिक परिस्थितियों में मृदा में उपस्थित कार्बनिक अम्ल, सूक्ष्म जीव तथा जीवाणु, कवक इत्यादि बीज चोल पर क्रिया कर उसे विघटित कर देते हैं। मतलब मृदा में बेटा कई सूक्ष्म जीव मिलते हैं, बैक्टीरिया मिलते हैं, कवक मिलते हैं, फंगस मिलते हैं, जो कि बीज चोल पर, सीड कोट पर क्रिया करते हैं और इस बीज चोल को, सीड कोट को विघटित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो अनेक पादपों में बीज धीरे धीरे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का भी स्रवण करते हैं, जो बीज चोल पे अभिक्रिया कर उन्हें नरम बना देते हैं। मतलब कुछ ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है बीजों के द्वारा, जो बीज चोल को नरम, सॉफ्ट व डेलिकेट बना देता है, जिससे बीज चोल को नरम बना देता है और डेलिकेट बना देता है। अब दूसरा है, अपन ने बात करेंगे इम्पैक्शन, टक्कर मतलब समाघात। इम्पैक्शन क्या होता है कि कुछ बीजों में अंकुरन नाभिक में, कुछ बीजों में अंकुरन नाभिक हाइलम में छिद्र प्लग द्वारा अवरुद्ध होने के कारण नहीं हो पाता है। ऐसे पादपों जैसे कि ट्राइगोनेला अरेबिका, पादप का नाम क्या है, प्लांट का नाम ट्राइगोनेला अरेबिका व क्रोटोलेरिया एजिप्टिका के बीजों को बहुत प्रबलता से हिलाया जाता है। मतलब जो बीज है, किसके बीज है, ट्राइगोनेला अरेबिका के बीजों को, क्रोटोलेरिया एजिप्टिका के बीजों को बहुत ही तेजी से, बहुत प्रबलता से हिलाया जाता है ताकि प्लग हट जाए, और यह प्रक्रिया इम्पैक्शन कहलाती है, समाघात कहलाती है। ठीक है, ये तो हुआ दूसरा। अब तीसरा क्या है, मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी बाय चिलिंग ट्रीटमेंट, प्रशीतन उपचार के द्वारा। बाय चिलिंग ट्रीटमेंट, प्रशीतन उपचार के द्वारा। तो अपन देखते हैं अनेक पादपों के बीजों को निम्न ताप पर उपचारित करने से सीड्स में डोरमेंसी खत्म हो जाती है। मतलब सीड्स में सुषुप्त अवस्था खत्म हो जाती है। बेटा अगर बीजों को क्या किया जाए, निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर पर ट्रीटमेंट दिया जाए, लो टेम्परेचर पर उपचारित किया जाए, तो सीड्स में जो डोरमेंसी है वो खत्म हो जाती है। और जब सीड्स में सुप्त अवस्था खत्म हो जाती है तो बीज अंकुरित हो जाते हैं, सीड जर्मिनेट होने लगते हैं। तो प्राकृतिक परिस्थितियों में निम्न ताप उपचार शीत ऋतु के द्वारा हो जाता है तथा शीत ऋतु के बाद वसंत ऋतु में बीजों का अंकुरण हो जाता है। मतलब द सीड्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, मतलब बसंत ऋतु में बीजों का अंकुरण हो जाता है। और कुछ पादपों में पूरे बीज को उपचारित करना पड़ता है, व कुछ पादपों में भ्रूण को निम्न ताप उपचार की आवश्यकता होती है। बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सेकेरम है, सेब है, मेलस, सेब है, मेलस है, पाइनस है, चीड़ है, थूजा का वृक्ष है, पॉलीगोनम इत्यादि पादपों के बीजों को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कुछ सप्ताह रखने के बाद सामान्य तापमान पर लाने पर वे अंकुरित हो जाते हैं। बेटा कुछ पादपों के बीज ऐसे हैं, जैसे सेब है, चीड़ है, थूजा, इनके बीज ऐसे हैं कि इनको पहले तो कुछ सप्ताह तक 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं, उसके पश्चात इन सीड्स को
इन सीड्स को फिर से सामान्य तापमान पर रखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं, जिससे कि ये जो बीज है फिर से अंकुरित हो जाते हैं। अब फोर्थ है बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट टेम्परेचर ट्रीटमेंट, एकांतरित उच्च व निम्न ताप उपचार व निम्न ताप उपचार। तो कुछ पादपों में बीजों को विभिन्न टाइम पीरियड, कुछ पादपों में बीजों को विभिन्न समय अंतराल के लिए बारी बारी से उच्च व निम्न ताप पर उपचारित किया जाता है। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि उन्हें बार बार अपन को लो टेम्परेचर व हाई टेम्परेचर देना पड़ता है जिससे बीज अंकुरित हो पाए। तो उच्च व निम्न तापमान, हाई व लो टेम्परेचर के मध्य 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यह अपरिपक्व भ्रूण युक्त बीजों में लाभदायक है। इससे बीज प्रसुप्त अवस्था से निकलकर अंकुरित हो जाते हैं। जैसे कि यदि अपन बीजों को लो व हाई टेम्परेचर से ट्रीट करें तो क्या होता है, बीज अंकुरित हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है र्यूमेक्स क्रिस्पस के बीज। पांचवा है बेटा स्तरण, स्ट्रेटिफिकेशन। पांचवा क्या है, स्तरण। तो यह पुष्पन के लिए वर्नलाइजेशन के समान ही होता है। स्तरण में क्या करते हैं, इससे बीजों को नम हवादार स्थान में 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है। कभी कभी बीजों को नम करके फिर उपचारित किया जाता है। इस उपचार को अनुपक्वन कहते हैं। इस उपचार को अनुपक्वन भी कहते हैं। एक में मोनिका धायल और कौन कौन आ गया, मोनिका धायल, सुमैया और माया खटिक। एक मिनट, माया खटिक, मोनिका चौधरी तो आई गई, मोनिका धायल और सुमैया लगा दी बेटा इनकी, सुमैया। ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेटिफिकेशन की। तो इस उपचार को अनुपक्वन भी कहते हैं। यह उपचार कई दिनों तक किया जाता है। तो इस उपचार के दौरान अपरिपक्व अथवा अर्ध विकसित भ्रूण में कुछ परिवर्धन होते हैं। मतलब जब अपन बेटा बीजों के स्ट्रेटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो स्तरण के दौरान बीजों में जब बीज अपरिपक्व होते हैं तो और इसमें अर्धविकसित भ्रूण में, बीज में क्या होते हैं, अर्धविकसित भ्रूण में जो कि सेमी डेवलप्ड एम्ब्रियो है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे अमीनो एसिड, कार्बनिक अम्ल, विकर मतलब एंजाइम्स तथा फास्फोरस युक्त पदार्थों की बीज के विभिन्न भागों में सांद्रता में परिवर्तन होता है। कुछ वृद्धि हार्मोन की सांद्रता में, कॉन्सेंट्रेशन में भी परिवर्तन होता है तथा कुछ साइनोजनी यौगिकों का अपघटन होता है। इन परिवर्तनों के अंकुरण में इन परिवर्तनों से अंकुरण में सहायता मिलती है। कहने का मतलब है बेटा कि इस उपचार के दौरान, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन के दौरान अपरिपक्व अथवा अर्ध विकसित भ्रूण में कुछ परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। और जब ये चेंजेस होते हैं तो बीज के अंकुरण में सहायता मिलती है। और कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स, कार्बनिक अम्ल, एंजाइम तथा फास्फोरस युक्त पदार्थों की बीज के विभिन्न भागों में सांद्रता में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन ऑफ सीड्स, प्रकाश उद्भासन के द्वारा। तो कुछ पादपों में अंधकार में बीज को रखने पर उनमें अंकुरण नहीं होता है। मतलब जब बीजों को डार्क में रखते हैं तो सीड्स
जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। लेकिन यदि इन बीजों को प्रकाश में रखा जाए तो ये सीड्स, ये बीज अंकुरित हो जाते हैं। ऐसे बीज जो प्रकाश में रखने पर अंकुरित हो जाते हैं धनात्मक फोटोब्लास्टिक होते हैं, पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक होते हैं। मतलब जो सीड्स प्रकाश में अंकुरित हो जाते हैं उन्हें धनात्मक फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है लोबेलिया इन्फ्लेटा। बेस्ट एग्जांपल है लोबेलिया इन्फ्लेटा में प्रयोगों द्वारा मुंशर ने ये पाया कि 3 से 20 दिन तक प्रकाश उद्भासन द्वारा प्रसुप्त अवस्था को खत्म किया जा सकता है। मतलब मुंशर ने बताया बेटा कि अगर लोबेलिया इन्फ्लेटा के बीजों को 3 से 20 दिन तक प्रकाश से उद्भासित किया जाए, 3 से 20 दिन तक प्रकाश से उद्भासित किया जाए तो लोबेलिया के बीजों में डोरमेंसी को खत्म किया जा सकता है और लोबेलिया के बीज अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीजों को लाल प्रकाश द्वारा उपचारित करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। बेटा जो सीड्स हैं पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स को यदि अपन रेड लाइट से ट्रीटमेंट देते हैं, रेड लाइट लाल प्रकाश से उपचारित करते हैं तो सीड्स जल्दी ही अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन यदि धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीजों को सुदूर लाल प्रकाश इंफ्रारेड लाइट से उपचारित करते हैं तो यह इंफ्रारेड लाइट बीजों के अंकुरन को रोकती है, मतलब बीजों के अंकुरन को संदमित करता है। मतलब when seeds are provided with infrared light then the germination of the seed is inhibited। तो इन बीजों के अंकुरन में फाइटोक्रोम का भी योगदान होता है। तो लाल प्रकाश में, रेड लाइट में फाइटोक्रोम मतलब PR, फाइटोक्रोम R, फाइटोक्रोम FR, फार रेड में बदल जाता है। लाल प्रकाश में फाइटोक्रोम R टाइप फाइटोक्रोम फार रेड में बदल जाता है। यह अंकुरन को प्रेरित करता है। जबकि सुदूर प्रकाश में मतलब इंफ्रारेड लाइट में फाइटोक्रोम फार रेड टाइप फाइटोक्रोम रेड में बदल जाता है जिससे अंकुरन का संदमन होता है। तो समझने लायक बात क्या है, जब रेड लाइट में दी जाती है लाल प्रकाश में तो फाइटोक्रोम फार रेड में बदल जाता है और बीजों के अंकुरन को प्रेरित करता है। लेकिन सुदूर प्रकाश में इंफ्रारेड लाइट में जो फाइटोक्रोम फार रेड है वो फाइटोक्रोम रेड में बदल जाता है जिससे बीजों का अंकुरन संदमित होता है, सीड का अंकुरन इनहिबिट हो जाता है। तो कुछ पादप बीजों में प्रदीप्तिकालिता भी देखी गई है। जैसे कि बेटा बेस्ट एग्जांपल है एराग्रोस्टिस फेरुजियाना, एराग्रोस्टिस फेरुजीनिया। एराग्रोस्टिस फेरुजीनिया के बीजों को अंकुरन के लिए छोटे दिन व लंबी रातों की आवश्यकता होती है। तो जो एराग्रोस्टिस है फेरुजियाना वो उसको किसकी आवश्यकता है, छोटे दिन की, शॉर्ट डेज व लंबी रातों की आवश्यकता होती है। रात में यदि जरा सी भी लाल प्रकाश अथवा सुदूर प्रकाश डाल दिया जाए तो अंकुरन नहीं होता। कहने का मतलब है यदि एराग्रोस्टिस फेरुजियाना के बीजों को क्या किया जाए, अंधकार में यदि थोड़ा सा भी प्रकाश उपलब्ध करा दिया जाए, मतलब चाहे वो लाल प्रकाश हो चाहे सुदूर प्रकाश हो, इंफ्रारेड लाइट हो, तो एराग्रोस्टिस के बीज अंकुरित नहीं हो पाते। यह सभी परिस्थितियों सभी पर लागू नहीं होती।
विभिन्न प्रकार के पादप भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, दबाव डालना। तो कुछ बीजों जैसे कि बेटा मेडिकागो सटाइवा में 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 5 से 15 मिनट तक 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 2000 एटीएम का हाइड्रोलिक प्रेशर लगाने पर इसके बीज छोल की जल के प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कहने का मतलब है मेडिकेगो सटाइवा के बीजों को अगर अपन 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 5 से 15 मिनट तक रखते हैं और इन बीजों को मतलब मेडिकेगो बीजों को अपन हाइड्रोलिक प्रेशर लगाते हैं तो दाब लगाने पर मेडिकेगो सटाइवा के बीज छोल जो है मेडिकेगो सटाइवा का बीज छोल की जल के प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है और सीड्स की अंकुरण क्षमता भी बढ़ जाती है। लास्ट है यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, वृद्धि नियंत्रक का उपयोग। कि अनेक पादपों में विशेषकर कौन कौन से हैं, विशेषकर धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीजों में काइनेटिन एवं जिब्रेलिन उपचार द्वारा उपचार करने पर बीज अंकुरण बढ़ जाता है। मतलब यदि अपन ग्रोथ रेगुलेटर्स काइनेटिन का, साइटोकाइनिन का, जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं, मतलब यदि सीड्स को वृद्धि हार्मोन से उपचारित करते हैं जैसे काइनेटिन व जिब्रेलिन, तो बीज अंकुरण सीड जर्मिनेशन बढ़ जाता है। और कल मैंने जो बताया था उसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो ये सीड डोरमेंसी का चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कल क्या बता दिया था कि 2 तरह की डोरमेंसी है। बीज प्रसुप्ति की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए 2 तरह की प्रसुप्ति है, प्राइमरी डोरमेंसी व सेकेंडरी डोरमेंसी, प्राथमिक प्रसुप्ति व द्वितीयक प्रसुप्ति। ठीक है, तो अब प्राथमिक प्रसुप्ति क्या होती है कि विभिन्न बीजों में समाहित कुछ आंतरिक कारणों से कई बार इनका अंकुरण निलंबित हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण बीज का अंकुरण नहीं हो पाता और इस क्रिया को क्या कहते हैं अपन, इस क्रिया को अपन प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, एक बार बेटा लाइट चली गई है, खिड़की खोल रही हूँ, लाइट चली गई है। खिड़की खोलिए बेटा एक मिनट। इस क्रिया को अब सही है, इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, और इन बीजों में प्राइमरी डोरमेंसी कुछ कारणों से संभव है। कौन कौन से कारक है बेटा, बीज चोल या फल भित्ति के कारण प्राथमिक प्रसुप्ति क्यों होती है, बीज चोल या फल भित्ति के कारण, भ्रूण की अवस्था के कारण, तीसरा है बीजों में अंकुरण इनहिबिटर्स संदमनकों की उपस्थिति के कारण, विशेष प्रकाश आवश्यकताएं, निम्न तापक्रम की आवश्यकता। तो अपन ने ये तो सब डिस्कस कर लिए थे। ये रह गया था स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट्स, विशेष प्रकार की प्रकाश आवश्यकताएं। तो इसको भी ब्रीफ में बता देती हूँ कि प्रकाश का दीप्तिकाल, फोटो पीरियड एवं इसकी गुणवत्ता तथा तीव्रता भी अनेक पौधों में बीज के अंकुरण को प्रभावित करती है। इस प्रकार के बीजों को फोटोब्लास्टिक सीड्स कहा जाता है। मतलब जो सीड्स प्रकाश के द्वारा अंकुरित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। और जिन बीजों में प्रकाश की उपस्थिति के कारण बीज अंकुरण को बढ़ावा मिलता है उन्हें पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। तो धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीज किसे कहते हैं, मतलब जिन बीजों में प्रकाश की उपस्थिति के कारण
सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण को बढ़ावा मिलता है, उन्हें पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। इसके विपरीत प्रकाश के कारण जिन बीजों में अंकुरन की मात्रा कम हो जाती है उनको ऋणात्मक फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। These are called as negatively photoblastic seeds. तो negatively photoblastic seeds किसे कहते हैं? कि जिन बीजों में प्रकाश के कारण अंकुरन जर्मिनेशन की मात्रा कम हो जाती है उन्हें ऋणात्मक फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं, जैसे कि नाइजेला डेमेसेंस एवं साइलिन आर्नेरिया एवं साइलिन आर्नेरिया। ठीक है, और धनात्मक फोटोब्लास्टिक सीड्स के एग्जाम्पल क्या हैं? धनात्मक फोटोब्लास्टिक सीड्स के एग्जाम्पल हैं डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, चिनोपोडियम रूब्रम व कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस के नाम हैं। किसमें? धनात्मक फोटोब्लास्टिक सीड्स में। तो ऋणात्मक फोटोब्लास्टिक पौधों के बीज सफेद प्रकाश में अंकुरित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगे भी सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करती हैं, जैसे कि बेटा बॉर्थविक BORTHWIC के बॉर्थविक एवं सहयोगियों के अनुसार लाल प्रकाश जिसकी वेवलेंथ 650 नैनोमीटर होती है बीज अंकुरन के लिए प्रभावी एवं सहायक होता है। तो बॉर्थविक ने क्या बताया? जो रेड लाइट है वो सीड जर्मिनेशन के लिए प्रभावी होता है, जबकि अवरक्त लाल प्रकाश मतलब फार रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 730 नैनोमीटर होती है, वो बीज के अंकुरन को रोक देता है। मतलब जब किसी सीड को फार रेड लाइट से उपचारित किया जाता है तो सीड का जर्मिनेशन रुक जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ पौधों जैसे खीरा है, लेट्यूस है, टमाटर के बीज अंकुरन के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होते एवं यह अंधकार एवं प्रकाश में समान रूप से अंकुरित हो सकते हैं। इसी प्रकार लेमिएसी कुल के सदस्य साल्विया की 2 प्रजातियों में बीज की आयु भी इनकी प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को प्रभावित करती है। मतलब साल्विया में क्या पाया गया कि अधिक पुराने या जीर्ण बीज प्रकाश के प्रति अपनी संवेदनशीलता को शीघ्र ही खो देते हैं। मतलब साल्विया के सीड्स अगर पुराने हैं, काफी ओल्ड हैं या जीर्ण बीज हैं, तो ये प्रकाश के प्रति अपनी संवेदनशीलता को खो देते हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य पौधों के बीजों में जैसे कि बेटा र्यूमेक्स एसिटोसा में प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता 1 वर्ष या इससे भी अधिक अवधि तक विद्यमान रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ लाइट इंड्यूस्ड जर्मिनेशन, प्रकाश अभिप्रेरित अंकुरन की क्रिया विधि। तो बीज अंकुरन की प्रक्रिया के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के लिए एक विशेष वर्णक फाइटोक्रोम उत्तरदायी होता है। फाइटोक्रोम मुख्य रूप से पत्तियों में पाया जाता है, जैसे कि अपन ने फोटोपीरियोडिज्म में देखा था। तो एक अपन ने देखा, किसकी बात कर रहे हैं? फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या है? ये जो वर्णक है, फाइटोक्रोम वर्णक है जो कि पत्तियों में लीव्स में मौजूद होता है, लेकिन इस फाइटोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति बीजों में भी मानी जाती है कि फाइटोक्रोम वर्णक केवल पत्तियों में ही नहीं पाया जाता, जबकि फाइटोक्रोम वर्णक बीज में भी, सीड्स में भी पाया जाता है। तो फाइटोक्रोम की बीजों में उपस्थिति एवं मात्रा पीएच, तापमान, आर्द्रता, बीज की आयु एवं किस्म के अनुरूप प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त प्रकाश की गुणवत्ता एवं मात्रा का भी फाइटोक्रोम की बीज में उपस्थिति पर प्रभाव डालता है। जैसे कि कई वैज्ञानिकों के अनुसार
पौधों में विशेषकर बीजों में फाइटोक्रोम वर्णक के दो प्रारूप होते हैं। एक तो है बेटा फाइटोक्रोम रेड, एक है फाइटोक्रोम फार रेड। कौन सा है? फाइटोक्रोम रेड और दूसरा है फाइटोक्रोम फार रेड। लाल रंग के प्रकाश में फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फार रेड में रूपांतरित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीज के अंकुरण को बढ़ावा मिलता है। लास्ट में ले रही हूँ इसमें लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, निम्न तापक्रम की आवश्यकता है। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अनेक पौधों जैसे कि बेटा एसर है, सेब है, मेलस सिल्वेस्ट्रस इत्यादि के बीजों के अंकुरण के लिए एक निश्चित अवधि तक निम्न तापमान की आवश्यकता होती है कि अगर एसर व सेब के बीजों का जर्मिनेशन होना है, एक का अंकुरण होना है, तो इनको एक निम्न तापमान लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लो टेम्परेचर के अंकुरण के लिए रिक्वायर्ड ड्यूरेशन विभिन्न पौधों में अलग अलग हो सकता है। तो पौधों के बीजों के अंकुरण के लिए किया जाने वाला निम्न ताप उपचार वासंतीकरण वर्नलाइजेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में मतलब वर्नलाइजेशन में यदि बीजों को अति न्यून तापक्रम 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है। वर्नलाइजेशन में क्या करते हैं बेटा, जो बीज है उनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है और बीजों को अति न्यून तापक्रम पर रखा जाता है और वासंतीकरण की प्रक्रिया विभिन्न पौधों के बीजों की प्रसुप्ति भंग करने में अत्यंत ही प्रभावी होती है। अब नेक्स्ट है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट ऑन जर्मिनेशन। तो जैसे अनेक पौधों जैसे कि गेंदा है, गेंदे को क्या कहते हैं? टेजिटस। गेंदे में बीज का अंकुरण केवल उच्च तापमान पर ही नहीं होता, बल्कि बीजों को गेंदों के टेजिटस के बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। मतलब there is a combined effect of temperature and light on germination, लेकिन ये तापक्रम से अवश्य प्रभावित होते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में निम्न तापमान पर भी बीजों का अंकुरण हो जाता है, लेकिन अंधकार या प्रकाश की अनुपस्थिति में उस तापमान पर अंकुरण नहीं होता। इस प्रकार गेंदे के पौधों में बीज अंकुरण के लिए निम्न तापमान के साथ प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार लेपिडियम नामक पौधे की एक प्रजाति है, तो जिसके बीजों की लेपिडियम नामक पौधे के बीजों की बुवाई के 2 दिन बाद यदि लाल प्रकाश से बीजों को या पौधे को बीजों को उपचारित किया जाए एवं तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाए तो बीजों का अंकुरण हो जाता है। कहने का मतलब है यदि लेपिडियम नामक पौधे की बीजों को बुवाई के बाद, सोइंग के बाद, बोने के बाद लाल प्रकाश रेड लाइट से उद्भासित किया जाए, इल्यूमिनेट किया जाए, तो लेपिडियम के बीज अंकुरित हो जाते हैं यदि इन लेपिडियम के बीजों को 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाए। अब बात है सेकेंडरी डोरमेंसी क्या कहलाती है। तो अनेक पौधों में बीज अंकुरण के दौरान ये देखा गया है कि इसमें अनुकूल परिस्थितियों के कारण पहले तो बीजों का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बाद में किसी कारणवश इनकी अंकुरण क्षमता विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार बीजों में अंकुरण की प्रक्रिया का अचानक रुक जाना सेकेंडरी डोरमेंसी कहलाता है। मतलब द्वितीयक प्रसुप्ति किसे कहते हैं बेटा? मतलब अनुकूल परिस्थिति जब होती है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो बीजों का सीड्स का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किसी भी कारणवश सीड्स का अंकुरण क्षमता विलुप्त हो जाती है, तो बीजों में अंकुरण की प्रक्रिया का अचानक रुक जाना सेकेंडरी डोरमेंसी कहलाता है।
कुछ बीजों जैसे कि टेक्सास